वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज हमारी हिस्ट्री की क्लास है और ये आपका जो जीएस आप चाहे लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप डीएलएड की कर रहे हैं, उत्तराखंड ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हर एग्ज़ाम में क्या है, जीएस का पार्ट इंक्लूड है और कम से कम 30-35 नंबर का तो सारे एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो अब जीएस में जैसे आपको जानकारी होगी, आपका हिस्ट्री आता है, आपका पॉलिटी है, आपका इकोनॉमिक्स होगा, आपका करंट अफेयर होगा, ठीक है, आपका ज्योग्राफी होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री से हम शुरू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन ना बहुत वास्ट हिस्ट्री है और हिस्ट्री के क्वेश्चन कई बार ऐसे होते हैं कि हमसे जब मिस हो जाते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं लेकिन हम छोड़ देते हैं तो वही एग्ज़ाम में आ जाते हैं। इसलिए हमने क्या किया, हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट किए। तो अभी हम कुछ दिन क्या करेंगे, मैंने बोला था आपको कि 200 के अराउंड हम हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक है, 20 से 22 क्वेश्चन आज मैंने आपके लिए लेके चले हैं और लास्ट का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए एक टेस्ट टाइप का है। अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आज। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? ठीक है, क्वेश्चन बनता है, पुर्तगालियों के गवर्नर आते हैं हमारे पास, इसमें से जितने नाम हैं ये सब पुर्तगालियों के गवर्नर हैं। ठीक है, तो पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर था वो कौन होता है? 4 ऑप्शन है, नीनो डी कुन्हा, अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को अल्मीडा और वास्को डी गामा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कितने नाम सुने हैं आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आपने अब तक क्या क्या पढ़ा है। आपको जिस बुक से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल थॉरो स्टडी वाली बुक से पढ़ाया जा रहा है, तो फुल डिटेल हमारे पास पूरा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो पहला गवर्नर था वो कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है फ्रांसिस्को अल्मीडा। ठीक है, तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर हो जाता है फ्रांसिस्को अल्मीडा। ठीक, और जो ये फ्रांसिस्को अल्मीडा था, इससे संबंधित एक जो मेन चीज़ है, फ्रांसिस्को अल्मीडा था, इसने क्या की, एक चीज़ आपको ब्लू वाटर पॉलिसी, अगर आपने सुना होगा ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में, तो ब्लू वाटर पॉलिसी जिसे नीले पानी की नीति भी कहा जाता है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी? आपके फ्रांसिस्को अल्मीडा ने, जो क्या था, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। ठीक है, दूसरा जो ये है इनका अल्बुकर्क है, अल्बुकर्क को क्या माना जाता है? पुर्तगाली साम्राज्य भारत में जब स्थापित होता है तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आपको किसको? अल्बुकर्क को। हम आपको हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ाएंगे, अगर हम आपको उसमें करा रहे हैं, एमसीक्यूज़ में कराएंगे, तो हम आपको हर क्वेश्चन के साथ डिटेल ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक ही चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एक आदमी से रिलेटेड होती हैं, इसी इवेंट से रिलेटेड होती हैं, तो उसके आगे पीछे की जो नॉलेज है अगर वो हम नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा नॉलेज अधूरा सा रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विद डिटेल इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अल्बुकर्क को क्या माना जाता है? पुर्तगाली जो साम्राज्य भारत में स्थापित होता है उसका वास्तविक संस्थापक होता है, और इसने जो है कोचीन को आपका मुख्यालय बनाया। तो 2-3 आप चाहें तो, अगर आपके पास कोई वैसी बुक नहीं है, आप लूसेंट वगैरह छोटी मोटी बुक पढ़ रहे हैं, हो सकता है उनमें डिटेल ना हो, तो आप ये डिटेल नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। अल्बुकर्क ने क्या किया? कोचीन को मुख्यालय बनाया। ठीक है, और जो अल्बुकर्क है उसे ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है आपका पुर्तगाली साम्राज्य का। फ्रांसिस्को अल्मीडा क्या था? आपका पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था और इसने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, नीले पानी की नीति भी जिसे कहते हैं। ठीक, अब इसमें एक और 2 नाम है, नीनो डी कुन्हा। इसने क्या किया? जो मुख्यालय था उसे कोचीन से कहाँ ले गया? गोवा। तो अल्बुकर्क ने कोचीन में स्थापित किया और नीनो डी कुन्हा जो था वो कहाँ ले गया? मुख्यालय को गोवा ले गया। और वास्को डी गामा तो सभी को पता है, जिसे क्या कहते हैं, ये पहले तो कहा जाता था ना कि भारत की खोज, लेकिन अब जो भाषा सुधर गई है, जो सच्ची बात सामने आई है वो क्या है? भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी था वास्को डी गामा। ठीक है, तो भारत में पहली बार जो यूरोपीय व्यापारी भारत आया था वो कौन था? वास्को डी गामा। और ये कब भारत आएगा? आपका 1498 में भारत आया था। एक क्वेश्चन के साथ हम कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
चीज़ें याद करने में आसानी। दूसरा क्वेश्चन है स्वाली होल का युद्ध अंग्रेज़ों और किसके बीच लड़ा गया। तो कौन सा युद्ध है यहाँ पे, स्वाली होल का युद्ध। तो स्वाली होल का जो युद्ध था वह किस किस के बीच में लड़ा गया था, पुर्तगालियों और किसके बीच में। एक तरफ है पुर्तगाली और एक तरफ दूसरे कौन रहेंगे। तो स्वाली होल का जो युद्ध था, 4 ऑप्शन है, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डेनिश। तो ये भारत में जब आक्रमण होते हैं ना यूरोपियों के, तो सबसे पहले एक क्रम भी लगता है। सबसे पहले आपके आते हैं यूरोपीय, फिर आते हैं आपके डच, फिर आपके आते हैं अंग्रेज, फिर आपके आते हैं आपके डेनिश और उसके बाद आपका लास्ट में आता है आपका फ्रांसीसी। तो सबसे अंत में आता है हमारा फ्रांसीसी कंपनियाँ जो आती हैं। सबसे पहले यूरोपीय कंपनी, सबसे पहले सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है। सबसे पहले आपका यूरोपीय कंपनियों में जो आता है, बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो गई। सबसे पहले आते हैं आपके पुर्तगाली, फिर आपके आते हैं डच, फिर आपके आते हैं अंग्रेज जो ब्रिटिश हैं, फिर आपके आएंगे डेनिश और उसके बाद में आपके आएंगे फ्रांसीसी। तो ये क्रम लगाने को कई बार आ जाता है एग्ज़ाम में। ये तो आपके क्रम हो गए। अब जो स्वाली होल का एक युद्ध होता है, यह युद्ध पुर्तगाली तो लड़ते ही हैं, लेकिन पुर्तगालियों के साथ ये लड़ाई कौन करता है। 4 ऑप्शन है, डच, अंग्रेज़, फ्रांसीसी और डेनिश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देख लेते हैं। जो स्वाली का युद्ध भी कई बार स्वाली होल नहीं लिखते हैं, स्वाली का युद्ध भी लिख लिया जाता है। तो ये होता है पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। तो स्वाली का युद्ध याद कर लीजिए, होता है अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच, ठीक है। और ये होता है आपके 1612 ईस्वी के आसपास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ ली जाती है। वांडीवास की लड़ाई, तो वांडीवास की लड़ाई किन के बीच हुई, डच और अंग्रेज, अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और मुग़ल और पुर्तगाली या पुर्तगाली और डच। 4 ऑप्शन आपके पास हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे डच अंग्रेज, अंग्रेज़ फ्रांसीसी, अंग्रेज़ मुग़ल और पुर्तगाली और डच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है हमारा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होता है आपका वांडीवास की लड़ाई। और वांडीवास की जो लड़ाई है, एक तो आप जान लीजिए, जो ये अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध होते हैं, ये आपके जो युद्ध हैं ये कर्नाटक युद्ध के साथ में ये चलते हैं। यानी जो कर्नाटक युद्ध होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो संघर्ष चल रहे होते हैं ना, तो उसी के साथ साथ एक कर्नाटक युद्ध भी होता है, ठीक। तो ये आपका 3rd कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है उसी के अंतर्गत क्या होता है, आपका वांडीवास की लड़ाई होती है। और ये होती है आपकी 1760 में। सन भी पूछ लिया जाता है, तो वांडीवास की लड़ाई होती है आपके 1760 में, ठीक है। और इस लड़ाई में क्या होता है, फ्रांसीसी क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। तृतीय कर्नाटक युद्ध वांडीवास की लड़ाई से संबंधित है। सन कब का है वांडीवास की लड़ाई का, 1760। होता क्या है इसमें, फ्रांसीसी हार जाते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें, अंग्रेज़ों की तरफ से जो नेतृत्व करता है वो होता है आपका आयर कूट, और फ्रांसीसियों की तरफ से जो व्यक्ति लड़ता है वो होता है आपका लाली। तो आयर कूट और लाली के बीच भी पूछ लिया जाता है, ये युद्ध समझा जाता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को चाहे तो नोट कर लें, चाहे तो थोड़ा याद कर लें, और चाहे तो पॉज करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल की घटना किससे संबंधित है। बहुत फेमस है आपकी ब्लैक होल की घटना, ठीक है। अब ब्लैक होल की घटना, एक तो आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पे ब्लैक होल की घटना होती है। एक ब्लैक होल की घटना आपकी क्या है, हिस्ट्री में भी आती है, ठीक। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, याद है तो आप आंसर दे सकते हैं, और अगर नहीं याद है तो जो ब्लैक होल की घटना है वह आपके इतिहास से भी संबंधित है। और ये संबंधित है, आपके 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे, नवाब सिराजुद्दौला, बहादुर शाह जफ़र, मीर कासिम या नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है। तो जो ब्लैक होल की घटना होती है, यह घटना होती है आपके जब बंगाल में अंग्रेज बंगाल को सत्ता स्थापित करना चाहते थे, बंगाल में लड़ाई कर रहे थे शुरू में, तो उस समय यह ब्लैक होल की घटना होती है, ठीक है। तो ब्लैक होल की जो घटना है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। तो ब्लैक होल की घटना जो संबंधित है नवाब सिराजुद्दौला, और नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया था, 446 कैदी थे, जो कैदी थे कुछ, इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने क्या किया,
फोर्ट विलियम किला बनाया, उसको अधिकार कर लिया। कुछ घटना है बहुत बड़ी, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने जब क्या किया, वहाँ पे बंगाल में अधिकार करने की कोशिश की, फोर्ट विलियम की क्या करी, किलेबंदी की अंग्रेज़ों ने। तो एक किला था फोर्ट विलियम का, तो इन अंग्रेज़ों ने क्या किया, फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी कर दी, ठीक है। तो उस किलेबंदी के विरुद्ध क्या किया, नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया, 446 कैदियों को बंदी बना दिया एक घुटनयुक्त अंधेरे कमरे में। ये पूरी कहानी है, घटना है जो, ठीक है। तो इसे ही ब्लैक, इसलिए इसको ब्लैक होल की घटना कहते हैं। एक अंधेरे कमरे में इसने 446 कैदियों को बंद कर दिया, घुटनयुक्त कमरे में, ठीक है। उसमें से क्या होते हैं, लगभग सभी लोग मारे जाते हैं और केवल 21 व्यक्ति इसमें बचे रहते हैं, ठीक है। और उसमें एक अंग्रेज अधिकारी बचा रहता है जिसका नाम क्या है आपका, हॉलवेल नामक अंग्रेज अधिकारी बचा रहता है। तो ब्लैक होल की घटना क्या होती है, क्या करता है, नवाब सिराजुद्दौला 446 कैदियों को एक बिल्कुल घुटन युक्त अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। और वहाँ से क्या होता है, लास्ट में दूसरे दिन 21 जून की घटना है। तो 21 जून की सुबह को वहाँ से 21 व्यक्ति जीवित निकलते हैं। और जिसमें क्या होता है, एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवे, पूछ लिया जाता है कि कौन सा अधिकारी जीवित बच निकला था ब्लैक होल की घटना में, तो उसका नाम है हॉलवेल, ठीक है। ये है आपके ब्लैक होल की घटना। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था। तो प्लासी का युद्ध सभी जानते हैं कब हुआ था, आपके 1757 में हुआ था हमारा प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, एक तो हुआ था सिराजुद्दौला के बीच, एक हुआ था आपके अंग्रेज़ों के बीच। अब अंग्रेज़ों के बीच तो हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। एक क्वेश्चन तो ये बन गया इसमें। अब जो अंग्रेज़ थे उसमें सेनापति कौन था, तो अंग्रेज़ों का जो सेनापति था, 4 ऑप्शन हमारे पास है, हेक्टर मुंडो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड डलहौजी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाता है हमारा, तो अंग्रेज़ों का जो सेनापति था वह था आपका रॉबर्ट क्लाइव, यानी नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध होता था, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा नवाब सिराजुद्दौला है वो क्या हो जाता है, आपके पराजित हो जाता है और अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं। तो प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है, लगभग बंगाल पे ये अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध किसके बीच हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला क्या हो जाता है, हार जाता है, ठीक है। चलिए फिर है, पानीपत के तृतीय युद्ध का परिणाम क्या हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध पहले तो हम देखेंगे हुआ कब, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ पहले जानेंगे, और पानीपत के तृतीय युद्ध का परिणाम तब उसके बाद देखेंगे। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 1761 में होता है। पानीपत का 3 युद्ध होते हैं ना, पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है आपका 1761 में। किस किस के बीच होता है यह होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अब इस युद्ध का परिणाम हमें क्वेश्चन में पूछा गया, परिणाम क्या हुआ, 4 ऑप्शन है, मराठों की पराजय, मराठों की जीत, अहमद शाह अब्दाली की विजय या ए व सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका ए व सी दोनों। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, तो क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली क्या कर देता है, मराठों को पराजित कर देता। तो इस युद्ध में मराठों की पराजय हो जाती है और अहमद शाह अब्दाली की विजय हो जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और यहाँ से मराठे धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध के बीच में ये होता है पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी संधि आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित नहीं है। आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, ठीक है। और 4 आंग्ल मैसूर युद्धों में कितनी होती हैं, हमारे पास 4 आंग्ल मैसूर युद्धों में कुछ संधियां होती हैं और इसके जो परिणाम हैं वो निकलते हैं, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में भी संधि होती है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी संधि होती है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी संबंधित होती है, कुल 4 हैं। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, आपका टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई संधि नहीं होती है। कुल मिला के 3 संधियाँ होती हैं आंग्ल मैसूर युद्धों में। 4 युद्ध होते हैं और चारों में
तीसरे में, चारों में, चौथे में क्या हो जाती है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब इसमें 3 जो संधियां हैं, तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सी संधि नहीं है। मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि और सालबाई की संधि। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मद्रास की संधि है ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप होती है। आपका मंगलौर की संधि है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय होती है। और जो सालबाई की संधि है वो इससे संबंधित नहीं है। अगर आप जानते हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि सालबाई की जो संधि है वह किस युद्ध के परिणाम स्वरूप होती है। ठीक है, तो ये हैं आपकी 3। और इसमें जो 2 संधियाँ होती हैं ऊपर की, ये होती हैं आपकी हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में। ठीक है, हैदर अली और आपके अंग्रेज़ों के बीच में। और जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है ये होती है टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में। तो पहले की जो 2 संधियां हैं, मद्रास की संधि और मंगलौर की संधि, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में। और जो आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि है ये होती है अंग्रेज़ और टीपू सुल्तान के बीच में। सालबाई की संधि इस युद्ध से संबंधित नहीं है, और आप हमें बताएंगे किस युद्ध से संबंधित है। फिर है सहायक संधि आती है, अंग्रेज़ों की बहुत फेमस है सहायक संधि। ठीक है, तो सहायक संधि का प्रवर्तक किस अंग्रेज ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की। और उन्हें सहायक संधि द्वारा क्या किया था, भारत को धीरे धीरे जब प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, तो उसके बाद क्या होता है, अंग्रेज़ भारत को हड़पने लगते हैं ना, तो उसी के तहत ये क्या करते हैं, सहायक संधि लाते हैं। तो सहायक संधि का प्रवर्तक इनमें से कौन था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है वो है आपका लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि का प्रवर्तक कौन था, आपका लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, और सर्वप्रथम जो सहायक संधि की गई थी वो भी आप याद रख लीजिए, वो की गई थी आपके अवध के साथ। ठीक है, सर्वप्रथम सहायक संधि की गई थी आपके अवध के साथ की गई थी। ठीक है, अंग्रेज़ों ने जब भारत पे अपने पैर पसारने शुरू किए तो उन्होंने सहायक संधि, आपका हड़प की नीति, आपका इन्होंने बहुत सारी नीतियाँ अपनाई, व्यापगत का सिद्धांत, गोद निषेध का सिद्धांत, इस प्रकार के इन्होंने काम किए भारत के राज्यों को हड़पने के लिए। तो ये भी याद रखिए कि पहला राज्य जो था सहायक संधि का था वो था आपका अवध था। ठीक है, और इसका प्रवर्तक लड़ता था लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए, सहायक संधि के तहत आने वाला प्रथम राज्य कौन सा था आपका, सहायक संधि के तहत आने वाला प्रथम था आपका अवध। ठीक है, ये था आपका सहायक संधि सबसे पहले कहाँ भी थी, अवध में भी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिविल सेवा में आने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। अब भारत में सिविल सेवा की शुरुआत होती है। ठीक है, अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत में जो सिविल सेवा की शुरुआत की थी वो कब की थी, तो सिविल सेवा का जनक और सिविल, अभी क्वेश्चन हम आपको आगे भी बताएंगे सिविल सेवा का जनक कौन था। तो भारत में सिविल सेवाएं शुरू होती हैं और तो कुछ आयोग भी बनाए जाते हैं सिविल सेवा के लिए। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, भारतीय भी इसमें क्या कर लेते हैं, भाग लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, तो भारत में जो पहला व्यक्ति था जिसने सिविल सेवा परीक्षा पास की वो कौन थे, 4 ऑप्शन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाता है सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो क्या थे, भारत में सिविल सेवा में आने वाले प्रथम भारतीय थे। और ये कब इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की, ये है आपका 1863, 1863 में भारत में सिविल सेवा का जो भारत पहला भारतीय था वो सिविल सेवा में आया, वो था आपका 1863 में आए, कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो भारत में जो सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, भारत में जो है आपके सिविल सेवा की शुरुआत की थी भारत में। ठीक है, तो ये क्या, लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है, सॉरी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है, कौन विलियम बेंटिक से संबंधित रही है। भारत में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक था आपका,
तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, भारत में बहुत सुधार कार्य किए। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कुछ सुधार कार्य थे। ये भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, और इस गवर्नर जनरल ने भारत में कुछ सुधार कार्य किए, यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो सुधार कार्य है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा नहीं किया गया। सती प्रथा का अंत, नरबली का निषेध, ठगों का अंत या रेल व्यवस्था में सुधार। ठीक है, तो यहाँ पे जो सती प्रथा का अंत है ये तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। और इसने और कौन संबंधित है आपके, राजा राममोहन राय, सभी जानते होंगे ना। भारत में जो हमारी सती प्रथा का अंत किया वो राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। नरबली का निषेध भी इन्होंने किया। ठीक है, उसके बाद भारत में ठग प्रथा थी, ठग थे, तो ठगों का अंत भी किसने किया, आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। रेल व्यवस्था में सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है। और अगर ये लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है तो किससे संबंधित है, आपका जो रेल व्यवस्था में सुधार की बात होती है तो ये आता है आपका लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल व्यवस्था में सुधार किया। ठीक है, चलिए सुधार या आपका लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल व्यवस्था का विकास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कौन करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मेकाले। तो भारत में जब आपका धीरे धीरे ये अंग्रेज़ों ने अपना यहाँ पे प्रभुत्व जमाना स्टार्ट किया तो यहाँ पे इन्होंने स्थानीय स्वशासन को भी शुरू कर दिया। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है आपका लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भारत में कौन करता है, लॉर्ड रिपन करता है। ठीक है, और एक और चीज़ है लॉर्ड रिपन से संबंधित, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही सन 1881 से क्या होता है, आपके नियमित जनगणना शुरू होती है। हालांकि जो आपकी जनगणना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि नियमित जनगणना भारत में कब से शुरू हुई, तो सन 1881 से हर 10 वर्षों के अंतराल पे नियमित जनगणना शुरू हो जाती है। कब से, 1881 से। लेकिन भारत में जो जनगणना शुरू में होती है, प्रथम जनगणना होती है आपके 1872 में, और वो होती है आपके लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, तो शुरू होती है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में, और नियमित रूप से जनगणना जो होती है शुरू वो 1881 में, और उसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष पे क्या होती है, जनगणना शुरू हो जाती है। ठीक है, और एक और लॉर्ड रिपन से संबंधित है आपका इल्बर्ट बिल। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इल्बर्ट बिल जो है वो आपका संबंधित है लॉर्ड रिपन से। ठीक, चलिए फिर है आपका भारत में द्वैध शासन व्यवस्था किसने स्थापित की, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की। अब द्वैध शासन होता क्या है, दोहरा शासन। ठीक है, इसमें क्या होता है, वास्तविक सत्ता और एक मतलब एक आपका वास्तविक सत्ता हो गई, एक जैसे हमारे पास वास्तविक सत्ता हो गई, एक होगा आपका प्रशासन सत्ता हो गई। तो यहाँ पे जो भारत में द्वैध शासन की स्थापना होती है ये कब होती है, इसके पहले आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन हमको यहाँ पे मिलते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन और विलियम जोन्स। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका रॉबर्ट क्लाइव, भारत में द्वैध शासन की जो स्थापना शुरू करता है वो है आपका आपका रॉबर्ट क्लाइव। तो 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना करते हैं। इस व्यवस्था के तहत क्या होता है, वास्तविक सत्ता कंपनी के पास होती है और प्रशासन का भार किस पे था, नवाब पे था। तो प्रशासनिक कार्य जो इन्होंने जो मेन काम जो बंगाल था, तो बंगाल का शासन बांट दिया गया आपके कंपनी और नवाब में। तो एक शासन 2 लोगों में बांट दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया आपका द्वैध शासन। तो भारत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है आपकी बंगाल से, जब 1764 में बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत लेते हैं। ठीक है, तो कुछ कार्य अंग्रेज अपने पास रखते हैं कंपनी के पास, और कुछ कार्य किसको, नवाब को सौंप दिए जाते हैं उस समय। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत बहुत ही फेमस है। धन के निष्कासन का सिद्धांत भी इसको कह लेते हैं, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत भी इसको कह लेते हैं। और इसका कुछ है, इसका
ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कह लेते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसने दिया था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी। 4 ऑप्शन हमको यहाँ दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हमें हो जाता है, शायद सभी लोग जानते होंगे, धन के जो बहिर्गमन का सिद्धांत था वो हमें दिया था दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने जो सिद्धांत था ये इन्होंने कहाँ दिया था? ये सिद्धांत इन्होंने बताया था आपके लंदन में। ठीक है, और लंदन में कब? सन 1867 में, जब वहाँ पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक हो रही थी, तो उसमें इन्होंने यहाँ ये धन बहिर्गमन का सिद्धांत सबसे पहले दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। और दिया किसमें था? ईस्ट इंडिया, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो बैठक हो रही थी उसमें दिया था। कब दिया था इन्होंने? 1867 में। तो सबसे पहले जो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत था वो हमें दिया था आपके दादा भाई नौरोजी ने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यास्त कानून किस से संबंधित है? सूर्यास्त कानून। और एक जो आपके पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है, ये पुस्तक भी किसकी है? आपकी दादा भाई नौरोजी की है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर है सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून भी एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। तो सूर्यास्त कानून किससे संबंधित है? ठीक है, तो सूर्यास्त कानून 4 ऑप्शन है: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रेल सुधार या शिक्षा में सुधार। तो सूर्यास्त कानून की बात कहाँ पर आती है आपके? हम आपको आंसर बता दें, इसकी बात आती है स्थायी बंदोबस्त में। तो स्थायी बंदोबस्त क्या था? भारत में क्या था? राजस्व के लिए अंग्रेजों ने जब भू राजस्व के लिए अंग्रेजों ने जब भारतीयों पे अत्याचार करने शुरू किए तो उन्होंने स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त 3 प्रकार की व्यवस्थाएं की राजस्व की उगाही के लिए। ठीक है, तो इसमें से एक होता है आपका स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त में इन्होंने एक कानून लाए, ये सूर्यास्त कानून। स्थायी बंदोबस्त में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भूमि का मालिक कौन था। तो यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त की जब बात आती है तो यहाँ पे भूमि का मालिक बना दिया गया आपके जमींदार को। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया? भूमि का मालिक बना दिया जमींदार को। ठीक है, अब जब तक तो जमींदार सरकार को लगान दे रहे हैं, राजस्व दे रहे हैं, तब तक तो भूमि पर उनका अधिकार सुरक्षित रहता था। लेकिन अगर जो जमींदार है वो लगान नहीं दे पा रहा है तो वो क्या है? उसका अधिकार वंचित हो जाएगा भूमि से। ठीक है, और यही क्या था? सूर्यास्त कानून था। ठीक है, और यहाँ पर ये था कि एक निश्चित समय पे सूर्य अस्त होने तक उन्हें क्या करना? लगान की निश्चित राशि सरकार को देनी होती थी, और अगर वो नहीं दे पाए तो उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। ये है आपका सूर्यास्त कानून। और किससे संबंधित है? आपके स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। 3 थी: स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। तो महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? हाल्ट मैकेंजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन सोर या कर्नल रीड। 4 ऑप्शन है इसके, और यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है आपके हाल्ट मैकेंजी, जिसे महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके किससे संबंधित है? स्थायी बंदोबस्त से, और जॉन सोर भी आपके स्थायी बंदोबस्त से ही संबंधित है। ठीक है, और कर्नल रीड आपका जो है आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। तो तीनों यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, स्थायी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? और ये क्वेश्चन आपके अब की बार पूछा गया था अपर पीसीएस के एग्जाम में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? 1854 का चार्ल्स का वुड डिस्पैच, चार्ल्स का घोषणा पत्र, हंटर कमीशन, कोठारी आयोग या मैकाले की शिक्षा नीति। 1945 की 35 की मैकाले की शिक्षा नीति थी ना, कि 1835 के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैकाले की शिक्षा नीति, कोठारी आयोग, हंटर कमीशन या 1854 का चार्ल्स का वुड डिस्पैच, जिसे चार्ल्स का घोषणा पत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाता है आपके 1854 का चार्ल्स का वुड डिस्पैच। ये है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, हंटर कमीशन जो था आपका, हंटर कमीशन किससे संबंधित था जरा आप बताएंगे? ये सारे हमने जो चारों यहाँ पे लिखे हैं ये शिक्षा से ही संबंधित है। हंटर कमीशन तो आया था आपके 1822 में। कई बार सन लगाने के लिए पूछ लिया जाता है
है, लेक्चरर का एग्ज़ाम है या आपका डीएलएड का एग्ज़ाम है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए। हंटर कमीशन आया था 1882 में और इसकी अध्यक्षता में 1882 में क्या किया गया, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। ठीक है ना, तो ये हंटर कमीशन भी भारतीय शिक्षा आयोग के गठन किया गया। और यहाँ पर जो हंटर आयोग का काम था वो था शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति का मूल्यांकन करना। कब? 1854 के बाद। और मुख्य रूप से इसने जो हंटर कमीशन ने बात की वह प्राथमिक शिक्षा के लिए बात की। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए बात की थी आपके हंटर कमीशन ने। कोठारी आयोग तो आपका जब भारत आज़ाद हो जाता है उसके बाद का है, 1964 और 66 के आसपास का है ना, ये कोठारी आयोग है। और मैकाले की शिक्षा नीति आपके सन 1800 शायद 35, ठीक है ना, 1833 या 35 के आसपास आपके मैकाले की शिक्षा नीति आ जाती है। ये सभी शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? उद्दत मार्तंड इसको उद्दत मार्तंड कुछ इस प्रकार भी लिखा जाता है, गदर, मराठा या सोम प्रकाश। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप जानते होंगे, जो भारत में प्रथम समाचार पत्र हिंदी का था वो था आपका उदंत मार्तंड या उद्दत मार्तंड ये है। और इसके जो प्रकाशक या संपादक थे वो थे आपके, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, उद्दत मार्तंड किससे संबंधित है? आपके जुगल किशोर। ठीक है, आपका उदंत मार्तंड ये है आपका जुगल किशोर से संबंधित। बाकी गदर, मराठा, सोम प्रकाश ये आप जानते होंगे, नहीं तो हमने क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। और भारत में जो पहला समाचार पत्र था वो अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र था। क्या था? द बंगाल गजट। हिंदी का तो उदंत मार्तंड था और जो अंग्रेजी का था यानी भारत में प्रथम समाचार पत्र था वो कौन था? आपका द बंगाल गजट। और ये किसका था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की का था। ठीक है, ये भी याद रख लीजिए, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए, मोस्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार आप जब भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो PYQ पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन एक बार ज़रूर देखें। 100% नहीं आएंगे, 10 क्वेश्चन भी आएंगे तो, लेकिन क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं PYQ से, कोई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट मात्र है, इसका उत्तर आज आपको नहीं मिलेगा, इसका उत्तर आपको मिलेगा अगली वीडियो में। अगर आपको आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ समाचार पत्र हैं और उनसे संबंधित व्यक्ति हैं, जैसे केसरी, हिंदू पैट्रियाट, सोम प्रकाश और नवजीवन यहाँ पे। और राइट साइड में इसमें क्या है, इनके संबंधित व्यक्ति या प्रकाशक या संपादक के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, हम आपको इसका उत्तर ज़रूर बताएंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।